हाय फ्रेंड्स, ये है बीटेक ब्रो और आज के इस वीडियो में आपसे हीट ट्रांसफर के बारे में बात करने वाला हूं। पिछली 3 वीडियोस में मैंने आपको वर्क ट्रांसफर के बारे में सब कुछ बता दिया था, मतलब उसको मैंने गोलियों से छलनी कर दिया था। लिटरली बताऊं मैं आपको, मतलब हर चीज समझा दी जो वर्क ट्रांसफर में आपको पता होनी जरूरी है एज अ बेसिक बिफोर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस वाली वीडियो में आपसे हीट ट्रांसफर ही डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले पढ़ते हैं एनर्जी इंटरैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ये मेन पॉइंट है हीट ट्रांसफर का, पूरा सार है ये एक लाइन। ये कहती है इट इज द एनर्जी इंटरैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। हीट ट्रांसफर तभी होता है या तभी माना जाता है जब सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी इंटरैक्शन हो। कब? जब सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। ठीक है, ये जरूरी पॉइंट है। सेकंड, अकर्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। सिस्टम और सराउंडिंग पे ये डिपेंड करता है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है और किसका टेम्परेचर कम है, यानी किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। ठीक है, अब आता है इट इज अ बाउंड्री फिनोमिना लाइक वर्क ट्रांसफर। हमें पता है कि ये बाउंड्री फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि हीट एंड वर्क आर बेसिकली those phenomena that are energies in transit, यानी they are always in transition। वो किसी स्टेट पे नहीं होती है, वो हमेशा ट्रांजिशन करती है, यानी बेसिकली वो मूव करती है। वो ऐसी एनर्जी है जो मूवेबल एनर्जी है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। 3 तरीके के हीट ट्रांसफर आपको पता होंगे। पहला है आपका कंडक्शन, दूसरा है आपका कन्वेक्शन एंड तीसरा है आपका रेडिएशन। तो ये चीज आपको पता होगी पहले भी कि कंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ 2 बॉडीज। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि भाई गाड़ी खड़ी है, गरम गरम उसका साइलेंसर लग गया पैर पे, इतनी बुरी तरह चलता है। तो वो जो फिनोमिना है वो आपकी हीट ट्रांसफर हुई है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो वो हो गया आपका कंडक्शन। अब जैसे आप लोहड़ी के प्रोग्राम में गए हो या फिर आपके मतलब कहीं आसपास कहीं पे कोई ऐसी चीज रखी जो बहुत गर्म है, जैसे गरम गरम प्रेस के पास हाथ लगाने से वो गर्म लगता है, लगाने से नहीं, उसके पास जाने से हाथ को थोड़ी गर्माहट लगती है, तो वो हो गया आपका रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट होती है बिटवीन 2 बॉडीज सेपरेटेड बाय स्पेस और गैस, उसके अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। अब थर्ड आता है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन तो आपको पता ही होगा, कन्वेक्शन एक बेसिकली एक ऐसा तरीका है एनर्जी ट्रांसफर का या हीट फ्लो का जिसके अंदर आप एक वॉल को कंसीडर करते हैं और उस वॉल को गर्म करने की वजह से जो उससे कनेक्टेड फ्लूइड है वो मोशन करता है और वो इंपार्ट करता है एनर्जी पूरे सिस्टम को। मान लीजिए जैसे आप पानी उबाल रहे हैं या दूध उबाल रहे हैं, तो हम नीचे की सरफेस को तो हीट करते हैं, दूध ऊपर तक कैसे गर्म होता है? ड्यू टू कन्वेक्शन। उसके अंदर जो करंट जनरेट होती है, अंदर जो फ्लूइड अंदर पार्टिकल्स मोशन करते हैं, वो एनर्जी नीचे से ऊपर तक पहुंचाते हैं। वो साइक्लिक मैनर में चलता है, उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। इसके साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। इसका साइन कन्वेंशन ये है कि अगर हीट फ्लो सिस्टम से सराउंडिंग्स की तरफ गया तो हम उसे नेगेटिव मानते हैं, बल्कि वर्क में इसका उल्टा था। अगर वर्क सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो रहा है, यानी वर्क सिस्टम कर रहा है, वो पॉजिटिव होता था, लेकिन इसके अंदर अगर हीट फ्लो सिस्टम से सराउंडिंग जा रही है वो गई आपकी नेगेटिव। और अगर आपका सराउंडिंग से हीट सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है वो हो गया आपका पॉजिटिव। लेकिन वर्क के केस में उल्टा होता था, अगर सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसे हम नेगेटिव लेते थे। यहां पे हीट फ्लो ऑन द मतलब हीट फ्लो टुवर्ड्स द सिस्टम यहां पे पॉजिटिव माना गया। अगला पॉइंट, हीट इज नॉट अ कंजर्व्ड प्रॉपर्टी। हीट एक कंजर्व्ड प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों कंजर्व्ड? इसलिए नहीं है, आप सोच सकते हैं हीट एंड वर्क दोनों इंटरचेंजेबल है। कई जगहों पर ऐसा होता है कि प्योरली वर्क होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में, उनको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेसेस। अगर आपको पता होगा उसके अंदर आप Q0 लेते हैं, बताऊंगा। लेकिन हीट एंड वर्क जनरली इंटरचेंजेबल होते हैं। लेकिन अगर आप 100% वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 100% वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी जो आपका वर्क है, जो आपका यूजफुल एनर्जी है, वो बेकार की एनर्जी, यानी वर्क हीट में कन्वर्ट तो हो सकता है, लेकिन जो आपकी बेकार एनर्जी है यानी जो आपकी हीट है उसको आप यूजफुल एनर्जी में 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही बात है। अब आते हैं इसकी यूनिट जूल, SI। ठीक है, अब आता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर मैंने लिखा है इज द वन वेयर देयर इज ओनली वर्क ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। इसके अंदर सिर्फ वर्क ट्रांसफर होता है
देयरफॉर Q इक्वल्स टू 0। इसके अंदर हम डेल्टा Q क्यों नहीं लिखते 0? बहुत सारे मैंने देखा है ट्यूटोरियल्स हैं कुछ महान लोगों के, उन लोगों ने डेल्टा Q भी 0 लिख रखा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, डेल्टा वर्ड तभी आता है जब चेंज आती है और हम किसी भी वर्क का या हीट का चेंज नहीं लिखते जनरली। अगर हम लिखते भी हैं तो हम इसे DQ 0 लिख सकते हैं, D के ऊपर हम बार लगा सकते हैं विच इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पे, या Q या फिर कैपिटल Q लगा लो आप, ये इक्वल्स टू 0। लेकिन इसके हम डेल्टा Q वाला टर्म यूज नहीं करेंगे बिकॉज डेल्टा इज द चेंज। ये डिफरेंशियल चेंज तो है पर इनएग्जैक्ट है, ये ज्यादा सही है लिखने में। इसका इंटीग्रेशन सेम उसी की तरह जैसे वर्क का होता है 1 से 2 D बार Q इक्वल्स टू Q 1 से 2, ना कि Q2 माइनस Q1, क्योंकि ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एनर्जी है, ट्रांजिट है। अब हम फटाफट आगे चलते हैं और मैं इसको आपको बताता हूं कि इसका थोड़ा रिलेशन जो आपने निकाला था PdV वर्क क्या है। अब कुछ इसके मेजर पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। अब मेजर पॉइंट क्या है? व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर देयर विल बी हीट फ्लो। पहला पॉइंट अगर मैं देखूं तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर डिफरेंस है टेम्परेचर के बीच में तो हीट फ्लो होगा। चलो ठीक है जी, हमने मान लिया सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में हीट फ्लो हो गया। अब टेम्परेचर क्यों बदल रहा है? टेम्परेचर बदल रहा है बेसिकली आपके एनर्जी के डिफरेंस से। आप इसमें टेम्परेचर को एज एनर्जी सोचो, क्योंकि टेम्परेचर फ्लो नहीं करता ना, हीट एक्चुअली में फ्लो करती है। बेसिकली फ्लो तो एनर्जी करती है जिसको हमने नाम दे दिया हीट। तो ये बेसिकली हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफरेंस है सिस्टम की एनर्जी में एंड सराउंडिंग्स की एनर्जी में ड्यू टू एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है। अब आता है सेकंड पॉइंट, लाइक डिस्प्लेसमेंट वर्क हीट ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैपिटल T एंड डिफरेंशियल चेंज ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैपिटल X। ये कैपिटल X अननोन है। अब इस लाइन को समझ लेते हैं। आपने देखा होगा जब हमने वर्क का निकाला था, डिड्यूस करा था एक्सप्रेशन PdV, ध्यान से देखा जाए तो जब हमने उस पिस्टन को बाहर निकाला था, यानी पिस्टन पे वॉल्यूम चेंज करी थी, एक्चुअली में वॉल्यूम चेंज क्यों हुई थी? वॉल्यूम चेंज प्रेशर की वजह से हुई थी, क्योंकि जो अंदर का प्रेशर था वही तो पिस्टन को धक्का दे रहा था। जब अंदर के पिस्टन के जो गैस है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, जब वो उस पिस्टन पे फोर्स लगाएगी तो वो तो मूव होगा ना, उसका तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना। उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो प्रेशर था आपका वो एनर्जी में उस वर्क को करने में निकल गया, देयरफॉर उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। आपको पता है यहां से प्रेशर ड्रॉप होके इस वाली सेकंड लाइन तक आ जाता है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब ऐसा ही फिर हीट के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि हीट भी एक तरीके की ऐसी प्रॉपर्टी है जो वर्क के एनालॉगस है, बट वो है कि वो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करती है। तो ऐसे ही मैंने मान लिया T और एक कैपिटल X, क्योंकि T एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है भाई। प्रेशर एक वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर क्यों इंटेंसिव है? क्योंकि भाई अगर आप पिस्टन के अंदर आप 10 ml गैस लेते या 50 ml गैस लेते, प्रेशर तो सेम रहेगा ना। अगर आपने प्रॉपर प्रेशर पे 50 ml की गैस ली है, अगर आप उसके एक एक पार्टिकल के ऊपर प्रेशर देखोगे तो वो सेम ही रहेगा, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे ही टेम्परेचर भी मास पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहे 2 कप चाय बनाओ या 1 कप चाय बनाओ, या 2 कप में से 1 कप निकाल के उसका टेम्परेचर नाप लो, वो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो देयरफॉर यहां तो P और T तो इंटेंसिव हो गई, लेकिन ये V और X जो हमें पता नहीं है, ये एक्सटेंसिव होनी चाहिए। भाई क्यों एक्सटेंसिव होनी चाहिए? क्योंकि इन दोनों का रिलेशन ही तो हमने निकाला था इनएग्जैक्ट और एग्जैक्ट में। आपको याद होगा मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था लास्ट में, वही सिग्निफिकेंस आ गई यहाँ पर। तो T और एक अननोन क्वांटिटी X के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से एरिया अंडर द करवाता है आपका हीट फ्लो, जिसे हम Q बोलते हैं। इधर वर्क बोला, उधर हीट बोल दिया। देयरफॉर वर्क 1 से 2 PdV लो लिमिट्स 1 से 2, तो आगे आपका हीट विच इज इक्वल टू 1 से 2 T एंड डिफरेंशियल ऑफ अननोन क्वांटिटी X। अभी अननोन क्वांटिटी आगे पता चलेगी, थर्मोडायनेमिक्स से डिफाइन होती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आता है अगला पॉइंट, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ heat required to raise a unit mass of a substance through unit rise of temperature। इतने यूनिट आ गए, सीधी बात है, किसी भी एक मास को लो या 1 किलो मास को लो, उसको 1 डिग्री बढ़ाने में ये यूनिट जिसे हम बोल देते हैं 1 को यूनिट कंसीडर करते हैं। अब वो यूनिट आपकी सेंस में 1 डिग्री भी हो सकता है, 1 केल्विन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने कौन से यूनिट सिस्टम का लिया है। ऐसा ही लिया है, MKS लिया है, CGS लिया है, कुछ भी लिया है।
तो वो तो उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखी है। यहाँ पे यूनिट मीन्स वो वाली यूनिट, ये केजी मीटर इन सब की, यहाँ पे यूनिट वर्ड 1 को रिप्रेजेंट करता है। अमाउंट ऑफ हीट टू रेज 1 मास, यानी 1 केजी, 1 कुछ भी, 1 मिलीग्राम, कुछ भी आपको डिपेंड करता है क्या लिया है, ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन या 1 फ़ारेनहाइट, कुछ भी आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो उसे कहते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी वो होता है आपका मास इंटू स्पेसिफिक हीट, यानी आपका m इंटू सी। आगे चलता है, लास्ट पॉइंट है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट असल में है क्या? लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू कॉज अ फेज चेंज in unit mass of a substance at constant pressure and temperature. Latent heat तो आपने सुना होगा, ये latent word तो बड़ा चलता है। You have latent potential, you have hidden talent, latent talent, ये बहुत टीचर्स बोलती हैं। latent का वर्ड है छुपा हुआ, आपको पता होगा latent का वर्ड है असल में छुपा हुआ। ऐसी हीट जो छुपी रहती है, डिस्प्ले नहीं होती है हीट। ये बेसिकली तब होता है जब फेज ट्रांजिशन होती है ना, आपने पानी को गर्म किया, उसकी भाप बन गई, लेकिन अगर आपने देखा है कि उसकी टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं जाता। अगर वो 100 से ज्यादा चला जाता है, क्योंकि वो कंटेनर में है, वो तो भाप में बन जाएगा। फिर आप स्टीम का टेम्परेचर तो ऐसे नाप नहीं सकते थर्मामीटर से जल्दी से। आप लिक्विड में डुबो रखा है आपने, उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जा रहा, आप उसे लगातार गर्म कर रहे हैं, तो बेसिकली वो उसकी लेटेंट हीट है जो वो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करता है, फिर उसे कन्वर्ट करता है अपनी फेज को, यानी वेपर फॉर्म में। तो यहाँ पे 3 तरीके की डिफाइन होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है आपकी? ये वो लेटेंट हीट है जिसके अंदर फेज चेंज आपका सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाता है। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपका लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जाता है, और आपका लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन सॉलिड फेज से सीधा गैसियस फेज में जाता है। ओह, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी ये हीट ट्रांसफर पूरी तरह खत्म। अब मैं आपको बताऊंगा आगे जाके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी अगली वीडियो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत जरूरी कंसेप्ट है, ये भी बहुत जरूरी था। आगे जाके असली थर्मोडायनेमिक्स अब से शुरू होने वाली है। ये सब बेसिक्स ही बोल सकता हूं मैं इन्हें। हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, और अगर पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में नए हो या मेरे चैनल के आसपास मंडराते हुए तुम आ गए हो गलती से या कैसे भी, तो सब्सक्राइब करो, लाल बटन को कुछ भी कर दो, उसकी लेटेंट हीट निकाल मारो या उसका डायग्राम से उसका वर्क निकाल मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलो यार, बहुत काम है, बाय।